हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने जो पी ब्लॉक चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लगभग सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया है। लास्ट में हमने एमपी एंड वीपी के बारे में बात की थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लेकिन एक जैसे टॉपिक इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था की। देखो, वैसे मैंने आपको जब वैलेंसी के बारे में बताया था उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बता दिया था। फिर मैंने सोचा कि इसको अलग से थोड़ा डिफाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा अलग है। तो चलो आप हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी अवस्था? ऑक्सीकरण अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हो आप? ऑक्सीडेशन स्टेट। शॉर्टकट में क्या बोल दोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट को OS। हाँ, तो सबसे पहले हमारे ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 13 चल रहा है ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैंने बताया इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो संयोजी कोष होता है, अंतिम संयोजी कोष, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या फिर लेता है, तो वही उसकी क्या हो जाती है? संयोजी, मतलब क्या? संयोजकता, वैलेंसी हो जाती है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। तो ये चीज उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है, संयोजकता। सेम बात जैसे ऑक्सीडेशन के स्टेट, हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखें हम, तो क्या हो जाता है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3 होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, अलग अलग होती है। इसका रीजन क्या है? बात करें हम वर्ग की, ग्रुप की, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अप टू डाउन, तो क्या होता है? साइज ऑफ एटम क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सबसे पहले बोरोन आता है, उसके बाद में जैसे जैसे एल्यूमिनियम वगैरह नीचे चलते हैं हम थेलियम तक, तो क्या हो जाता है? हमारे संयोजकता, उसकी सॉरी साइज क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। आप लोगों को एक चीज का पता है, साइज जितनी छोटी होगी तो वो क्या करेगा एटम? उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना ही क्या हो जाता है? मतलब मुश्किल हो जाता है। और बोरोन होता है, उसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा हो जाता है। तो उसके जो लास्ट संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम बाहर निकालना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्ट का मान क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, क्योंकि साइज क्या एटम की छोटी है। तो जो अपने नाभिक है उसकी पकड़ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर जब हम इसके मतलब तीनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? बोरोन के छोटे आकार के कारण इसकी जो प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी है, प्रथम 3 कौन कौन सी? IE1, IE2 एंड IE3, उसका मान क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। तो बोरोन के अंदर +3 जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है ये नहीं हो पाती, मतलब +3 बोरोन है वो नहीं प्रेजेंट करता, नहीं दर्शाता ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके बाद ये करेगा क्या? अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता तो ये काम क्या करेगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? साझा करेगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब दोनों मिलकर के क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और ये क्या करेंगे? अपने आयनिक बंध या फिर सहसंयोजी बंध दोनों मिलकर के बना लेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? बी अपने बोरोन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, हेडिंग डाल के लिखो और कंटिन्यू करो साथ साथ में। क्या लिखो? बोरोन के छोटे आकार के कारण, है ना। बी में शॉर्टकट में लिख दूं, बी का मतलब क्या है यहाँ पे? बोरोन। इसका आकार क्या है? छोटा। अगर आकार क्या हो गया? छोटा, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल काम हो जाएगा। तो आकार छोटा है तो इसी वजह से आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ज्यादा हो गई तो क्या बोल दोगे? इसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले वो निकालने मुश्किल हो जाएंगे, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो जाएगी। तो ये क्या होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाएगा। अतः हम क्या बोल देंगे? बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? ये B+3 अवस्था नहीं दर्शाएगा। तो बोरोन क्या करेगा? अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। क्या नहीं करता? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। रीजन मैंने आपको बता दिया, आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आयनन एंथैल्पी IE1 हो जाती है, 2 निकालते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए IE2, तीसरे के लिए IE3। जब इन तीनों का योग करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से ये बोरोन है अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। आगे कहानी समझ में। तो करेगा क्या ये? अगर ये +3 नहीं दर्शाता तो अब ये काम क्या करेगा?
तो क्या करेगा, ये अपने सहसंयोजी बंध बनाएगा। क्या करेगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। बाकी सारे अन्य तत्व है वो सहसंयोजी और आयनिक दोनों बनाएंगे, है ना। तो ये क्या काम करेगा, ये तो नहीं दर्शाएगा, लेकिन काम क्या करेगा बच्चों, सहसंयोजी बंध बनाएगा। सहसंयोजी बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पे लिखो, लेकिन सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट, मतलब दोनों मिलके अपने बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दोनों साझा कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे का, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उसके साथ। आगे कहानी समझ में, हाँ तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। उसके बाद में एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे। एल्यूमिनियम होता है वो आसानी से Al+3 आयन बना लेता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और लिखा दूं, अन्य जो बाकी सारे तत्व हैं वो क्या करते हैं, सहसंयोजी और आयनिक बंध दोनों बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इससे पहले बोरोन के अलावा, बी के अलावा कौन कौन से, अन्य सभी कौन कौन से बंध बना लेंगे, आयनिक और सहसंयोजी दोनों बना लेंगे। अन्य सभी तत्व है सहसंयोजी व आयनिक बंध दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। आयनिक बंध दोनों प्रकार के बनाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद में एल्यूमिनियम के ऊपर चलेंगे हम। एल्यूमिनियम क्या करता है, आसानी से Al+3 बना लेता है। क्या बना लेता है, Al+3 बना लेता है, क्योंकि उसकी IE क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अंदर IE क्या थी, बहुत ज्यादा थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। आकार क्या था, छोटा, उसकी वजह से। हाँ आगे कहानी समझ में। एल्यूमिनियम है वो आराम से बना लेगा Al+3, है ना। तो उसके बारे में क्या लिख दोगे, Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, ठीक है। हाँ चलो लिख लो एक लाइन एल्यूमिनियम के बारे में भी। हाँ एल्यूमिनियम आसानी से Al+3 आयन बना लेगा। एल्यूमिनियम क्या है, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। कारण क्या हो जाएगा इसका, IE मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इसकी, कम। क्या होती है, कम होती है, इस वजह से दर्शा देगा। उसके बाद में बात करें गैलियम, इंडियम और थेलियम की, तो ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दर्शाएंगे, इसके साथ में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाएंगे। इसका रीजन क्या हो जाएगा, हमारा जो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब क्या हो जाता है, इनर पेयर इफेक्ट, जो कि हम आगे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ इतना देखना है कि अपने अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा टॉपिक आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, एकदम टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे वो समझाएंगे तो अपने ये ब्लॉक वाला चैप्टर है, ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा, ऑलरेडी ये बहुत बड़े चैप्टर है ना। हाँ तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, अपने टॉपिक में आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, Ga, क्या हो गया, Ga, मतलब आगे जो तीनों बच गए ना, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये तीनों क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दर्शाएंगे। क्या, +3, कौन सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएंगे, दर्शाएंगे, लेकिन साथ में कौन सी, +1, साथ में कौन सी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आ गई आपके समझ में। और इसका कारण क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने का कारण मैंने क्या बता दिया, अक्रिय युग्म प्रभाव। इनर्ट अपने हो गया ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट, अपने क्या हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे कहानी समझ में। हाँ तो यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई। इसकी वजह से अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है बच्चों यहाँ पे, जैसे जैसे हम वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। रीजन क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो हम बात करें जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, किस पे स्थायी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो सबसे लास्ट में आएगा उस पे। सबसे लास्ट में कौन आता है, Tl, थेलियम, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यही इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो, है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं किसके अंदर, वर्ग में, अप टू डाउन। ग्रुप में क्या होता है,
ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सॉरी, अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है, का स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, स्थायित्व का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती जाती है जब ऊपर से नीचे आते हैं, है ना। और बोरोन है वो कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह नहीं दर्शाता, आपको रीजन मैंने बता दिया है। तो उसके बाद में एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद में गैलियम आ गया, मतलब आप नीचे चलते चलो वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो जाएगी, थेलियम की हो जाएगी, मतलब उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, प्लस प्लस प्लस, आगे बात समझे, सब पे क्या है, प्लस है, मतलब +1 हो गई ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, उसके बाद में आगे चले। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, थेलियम होता है उसमें +1 ऑक्सीडेशन है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है। क्यों होती है, देखो उसका रीजन आगे बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर +1 का क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन का, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका कुछ तो रीजन होगा ना इंक्रीज होने का, क्योंकि +1 ज्यादा स्टेबल होती जा रही है +3 की तुलना में। उसका रीजन क्या होता है, अपने थेलियम होता है प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रबल स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होना, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ज्यादा लेगा, यही तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है प्रबल अपचायक। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो गया, उसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा बनेगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिकों की आयनिक प्रकृति का स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा, किसकी तुलना में, +3 यौगिकों की आयनिक प्रकृति की तुलना में। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट कथन के रूप में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं लिखा देता हूं, ये आपने उतार लिया होगा। आगे चले, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। +1 है ना, वो +3 की तुलना में क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, अपने जो थेलियम होता है ना उसकी बात चल रही है। थेलियम एक प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो प्रबल स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, सॉरी ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, है ना। हाँ, तो स्टार लाइन लगा के लिखो, थेलियम में क्या हो गया, +1 की तुलना में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में, कौन सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, अधिक स्थायी हो जाती है +3 की तुलना में। देखो टेलियम में +1 ऑक्सीडेशन की तुलना में, सॉरी उल्टा बोल दिया, लिखा तो सही है, हाँ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी तुलना में, +3, किसकी, +3 की तुलना में, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की तुलना में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में अधिक स्थायी होती है। क्या होती है, तुलना में अधिक स्थायी होती है, अधिक स्टेबल होती है। साथ में लिख सकते हो आप, टाइम भी बच जाएगा और क्या हो जाएगा, काम भी आपके जल्दी हो जाएगा। स्थायी होती है, अधिक स्थायी है। क्यों है, रीजन मैंने आपको बताया, अभी तक याद रहने लगा होगा ना, क्योंकि मैं हर चीज आपको 2 से 3 बार बता देता हूँ। क्योंकि टेलियम क्या होता है, अपने थेलियम क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, क्योंकि Tl+3 क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। यस या नो, यस है ना। तो Tl+ क्या हो गया, प्रबल अपचायक हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाँ, इस वजह से, है ना। हाँ, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक, इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। कौन, अपने टेलियम+3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन +1 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +1 में स्थायी हो जाता है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +1 में स्थायी हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या हो गई, ज्यादा हो गई ग्रहण करने की। तो ग्रहण करके क्या बना लेगा, +1 बना लेगा। आगे बात समझ में आता है, इंपॉर्टेंट लाइन। अतः टेलियम+3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अतः Tl+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेगा, T
प्लस वन बना लेगा। अतः Tl+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Tl+1 बना लेगा। एकदम सिंपल है। तो क्या करेगा, Tl+1 या Tl+ बना लेगा, यही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके यौगिकों की जो आयनिक प्रकृति का स्थायित्व है वो +3 की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिकों की आयनिक प्रकृति की बात चल रही है, आयनिक प्रकृति का स्थायित्व, यौगिकों की आयनिक प्रकृति का स्थायित्व है, क्या हो जाएगा, +3 वाले आयनिक यौगिक हैं उनकी तुलना में ज्यादा हो जाएगा। इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, +3 वाले हैं उनसे ज्यादा हो जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिकों की आयनिक प्रकृति का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, +3 वाले की कम हो जाएगी। ये +3 है, क्या है, +3 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। अगर आ गई तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया, करें कंटिन्यू। अब हमारे जो ग्रुप नंबर 13 है, इसमें जो रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी बात करेंगे कि किसके अंदर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, यूजुअली क्वेश्चन यहीं से आता है। रासायनिक जो गुणधर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अब ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, सारा का सारा ध्यान इधर बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ, वैसे मैंने एस ब्लॉक पढ़ाया था, तब भी आपको रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म पढ़ाए थे। वो उनका रिविजन कर रहे हो या ऐसे ही बैठे हो, शायद नहीं कर रहे रिविजन, है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई गड़बड़ है। हेडिंग डालो, क्या, ग्रुप नंबर 13 मतलब वर्ग 13, वर्ग 13। थोड़ा सा अच्छा लिख ले, आपको और मेरे को दोनों को क्या लगे, अच्छा लगे। वर्ग 13 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, रासायनिक गुणधर्म। आ गई बात समझ में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स 13। हाँ, आ गई ना कान समझ में। आप हेडिंग डालो, डाल ली हेडिंग। हाँ, उसके बाद में देखो हम बात करेंगे वर्ग नंबर 13 की। तो आपको पता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, वर्ग 13 के तत्व त्रिसंयोजिक होते हैं। त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवेलेंट होते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 3। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। ऐसे ही हमारे ग्रुप नंबर 14 होगा, उसमें ट्राई की जगह कितनी हो जाएगी, 3 की जगह कितनी हो जाएगी संयोजकता, 4 हो जाएगी। आगे बात समझ में। हाँ अब देखो, त्रिसंयोजी होने का मतलब क्या है, इसमें कितने बंध बनेंगे बच्चों, 3 बंध बनेंगे। तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे सपोज यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है, इसमें 3 बंध बनेंगे। ऐसे एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2, 2 4 6, तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। और हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ये बात समझ में आई नहीं आई, 2 इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। त्रिसंयोजी है ना इन सब में, मतलब 13वें ग्रुप के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे का काम सारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। क्या, वर्ग 13 के तत्व त्रिसंयोजी है, ट्राइवेलेंट है। अतः ये बंधन करके क्या करेंगे, अपने चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, घेर लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको समझाया। और ऑक्टेट कंप्लीट कितने से होता है, 8 से होता है। तो अब इसके बीच में जो मैंने एम बनाया था, केंद्रीय परमाणु, उसको आप क्या बोल दोगे, केंद्रीय परमाणु। तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6। तो जो मैंने एम बनाया था वो क्या था, केंद्रीय परमाणु था। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आपका काम हो गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात लिखो, क्या, ग्रुप नंबर 13, G13 का मतलब क्या है, वर्ग 13 के तत्व है, क्या है, त्रिसंयोजी है। क्या है बच्चों, त्रिसंयोजी।
मतलब इनकी संयोजकता कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। मतलब ये क्या है, ट्राइवेलेंट है। कितने हैं, ट्राइवेलेंट है। डाइवेलेंट जिनके 2 होते हैं, है ना, ऐसे ही ट्राइवेलेंट हो गया, कितनी हो जाएगी, 3। ये कितने संयोजी है, त्रिसंयोजी है। तो ये बंधन करेंगे तो केंद्रीय परमाणु के पास में कितने बंध होंगे, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, केंद्रीय परमाणु के पास में, सेंट्रल एटम हो गया ना, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। कौन सा, केंद्रीय परमाणु, इसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रल एटम बोलते हो। सेंट्रल एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है, कितने बंद बनाएगा, 3 बंद बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ऐसे 3 बंद बनाएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बंद के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनाएगा, 6। ऐसे अपने एक उदाहरण से देखें BF3 के, किसके एग्जाम्पल से देखें बच्चों, BF3 से। आपको पता है बी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कोष में 3, क्योंकि बोरोन 13वें ग्रुप का तत्व है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम संयोजी कोष में। ऐसे एफ है, इसके पास में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो कुल बात यहाँ पे अपने ये आ जाती है ना, जब बॉन्ड बनाएंगे ये, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जैसे एक ऐसे बनाएंगे बॉन्ड, यहाँ पे भी एफ होगा, यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ। तो इसके पास में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। उसके बाद में देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा, सबका इन तीनों का 1 आ जाएगा। साझा करके तो बनाता है बोरोन अपने, जो मतलब ये बंद बनाएगा साझा करके, है ना, सहसंयोजी बंद ही तो बना रहा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। तो अब देखो इसके पास में बाकी इलेक्ट्रॉन और बच गए 2 4 6, ऐसे आप 2 4 6, एक ये था 7, 2 4 और 6, टोटल 7 हो गए। तो इस तरह से आप जब इलेक्ट्रॉनों की बात करें, ये वाले कौन से, ये वाले कितने हैं, 6। तो BF3 में हमें जो टोटल सेंट्रल एटम है हमारे पास में, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात मैंने आपको समझाई है। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, मतलब इतना समझाया मैंने, इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। हाँ, इसलिए ये क्या करते हैं, ऑक्टेट पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अपने लुईस अम्ल होता है, लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड, उसकी तरह व्यवहार करते हैं। लेविस कौन था, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर इनको लुईस अम्ल बोल देते हैं। तो ये जो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है ना। अष्टक क्या हो गया, अपूर्ण। ऑक्टेट क्या है, अपूर्ण। क्या है, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, इसीलिए इसको क्या बोल दोगे, BF3 को क्या बोल दोगे, लुईस अम्ल बोल दोगे। इनको आप क्या बोल दोगे, लुईस अम्ल बोल दोगे, लेविस एसिड। कौन सा, लेविस एसिड बोल दोगे। यहां तक समझ में आ गई, ये W क्या है, लेविस एसिड बोल दोगे। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एकांगी युग्म इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। एकांगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब लोन पेयर LP को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइन यही आ जाती है। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, LP लोन पेयर क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। एक लोन पेयर क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लोन पेयर अष्टक को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। उसको क्या बोल दोगे आप, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हिंदी के अंदर, है ना। तो इसको ग्रहण कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहां तक आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई। इनका ऑक्टेट क्या, इनकम्प्लीट। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना एक लोन पेयर है वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अतः हम क्या बोल देंगे, ये लुईस एसिड की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, अब एग्जाम्पल से बात करें, जैसे हमारे BF3 होता है, वो NH3 और BF3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो BF3 जो होता है वो NH3 से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। N के पास में क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो उसको आसानी से ग्रहण करके, मतलब ये जो लोन पेयर लेके जो अपना अष्टक कंप्लीट करता है, वो कौन सा बंध कहलाता है, जो ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। कौन सा, उपसह संयोजक बंध। मतलब दोनों मिलकर के बंध बनाते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अभी समझाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक कहानी समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में रखने वाली बातें भी हैं, क्योंकि ये सारे की सारी कितना भी समझ लो कर लो, लास्ट में आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंपाउंड रिएक्टर पूरा करने के लिए। हाँ, चलो देखो BF3 है, क्या लिखोगे यहाँ पे, मैंने आपको समझाया BF3 है,
ऑक्टेट क्या है इसका बच्चों, इनकम्प्लीट है। तो क्या करेगा ये NH3 से क्या कर लेगा, एक नाइट्रोजन उसे लोन पे ले लेगा, है ना। तो क्या करेगा, NH3 है, कौन, NH3, इसमें जो ये लोन पेयर है ना, तो इससे क्या कर लेगा, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर ले लेगा। तो क्या करेंगे, NH3 में नाइट्रोजन से, देखो इंपॉर्टेंट है, N से क्या कर लेगा, लोन पेयर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा। तो यहाँ पे लिखो Lp ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बनाता है, क्या करता है, उपसह संयोजक बंध बनाता है। उपसह संयोजक बंध को क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेट, क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करता है, बंध बनाता है। बनाता कैसे है, देखो वो आपको बना के दिखा दूंगा, बता दो। जैसे BF3 के साथ में क्या लेंगे हम, NH3, क्या ले लेंगे बच्चों, NH3। तो यहाँ पे तो B हो गया आपने, ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया, प्लस में क्या ले लेंगे, NH3। इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, और ये कौन ले लेगा, आपने बोरोन ले लेगा, कौन ले लेगा, बोरोन, और लेकर के क्या बना लेगा, बाकी सब सेम रहेगा। जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो खींच रहा है, उस पर क्या कर देंगे, एरो दिखा देंगे। उपसह संयोजक बंध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बताऊंगा। ये बाकी तो सब क्या है, F F, ये भी क्या है, F। अब ये नाइट्रोजन वाले जो लोन पेयर है, ये किसकी तरफ आ जाएंगे, अपने बोरोन की तरफ आ जाएंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिखा दोगे, ये NH3 है और ये हो गया अपने उपसह संयोजक बंध। ये कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका ही नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोल दोगे आप, उपसह संयोजक बंध। आगे कहानी समझ में, इसको क्या बोल दोगे, उपसह संयोजक बंध। यस या नो, आगे कहानी समझ में। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, एकदम सिंपल सा। देखो BF3 तो ऐसे का ऐसा, बाद में ऐसे एरो लगा के इधर क्या कर दोगे, NH3, एकदम सिंपल है। बस आगे कहानी समझ में, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। एकदम दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो, समझो, उसके बाद में आगे चले। हाँ, अब बात करेंगे इसके अम्ल सामर्थ्य, जो लुईस अम्ल का सामर्थ्य है, उसके कर्म की। किसकी बात करेंगे, बोरोन के जो विभिन्न ट्राई हेलाइड्स हैं, इनके जो लुईस अम्ल है, उनके सामर्थ्य के क्रम का। आप लोगों को पता है, जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में, तो आकार है उसका, साइज है एलिमेंट का, एटम का, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब वृद्धि होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें लुईस अम्ल सामर्थ्य वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, एकदम सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है, जो कि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। अब तक तो आप पक गए होंगे ये बात सुन के, है ना। चलो अच्छा है, याद तो हुई। चलो लिखो भाई, क्या लिखो, बोरोन के ट्राई हेलाइडों के लुईस अम्लों का सामर्थ्य का क्रम। बोरोन के, किसके, बोरोन के ट्राई हेलाइड, कौन से, ट्राई हेलाइड, बोरोन के विभिन्न अलग अलग ट्राई हेलाइड है ना, विभिन्न ट्राई हेलाइडों के अम्लीय सामर्थ्य का कर्म। अम्लीय, ये क्या नाम है, अम्लीय नाम है, अम्लीय सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का कर्म, ऑर्डर। हेलाइड, हेलाइड कौन कौन से होते हैं अपने, FCl BRI, यही तो हेलाइड है। हाँ, तो इनका क्रम लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो BF3, आपको मैंने बताया इसका आकार भी क्या होता है, सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार भी बढ़ता जाता है ना। ये हो गया BCl3। देखो फिर कल बाहर आई आंटी वाली बात है, आ गई ना बात समझ में। फिर कल बाहर आई आंटी, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, BI3, क्योंकि I3 होता है इसका साइज, इसकी साइज क्या है, सबसे बड़ी है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे BF3 वाले में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, BF3 वाले में। इसमें क्यों आ जाएगी, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई, बोरोन है, इसका भी आकार क्या है, कम है, और F है, इसकी भी साइज क्या है, कम है, छोटी है।
तो दोनों के साइज क्या हो गई, आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसके अंदर अब कुछ लोचा हो जाएगा। कैसे, जैसे एफ का छोटा आकार है, उसके कारण क्या हो जाएगा, अपने एफ के पास में जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बोरोन का जो रिक्त पी कक्षक है, कौन सा, रिक्त पी कक्षक है बोरोन का, उसके साथ क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग बना लेगा, पश्च बंधन बना लेगा। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, पश्च बंधन, पीछे से बंध बना लेगा। तो और क्या कर लेगा, जो BF3 का अम्लीय गुण है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, उसके एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, कम। किस कारण से, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग होने से क्या होता है, अम्लीय गुणों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसका रीजन क्या है, दोनों का ही आकार क्या है, छोटा। तो छोटा हो गया तो सीधा सा मतलब हो गया ना, इसके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, किसके अंदर, एफ के लोन पेयर है, वो किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, अपने बोरोन के जो रिक्त पी कक्षक है उनके साथ में पश्च बंध बना लेंगे, बैक बॉन्ड बना लेंगे। आगे कहानी समझ में इंपॉर्टेंट है, लिखा देता हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट आपके कथन के बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ से, बैक बॉन्डिंग वाला। BF3 क्यों बनाता है बैक बॉन्डिंग, बोरोन और अपने फ्लोरीन है, दोनों की साइज क्या है, एटम की छोटी है, इस वजह से, है ना। तो स्टार पॉइंट लिखो, फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण, साथ साथ में लिख लो, फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण क्या कर लेगा, अपना जो रिक्त पी कक्षक है ना, के कारण एफ के पास में जो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के कारण एफ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनकी बात चल रही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, अपने फ्लोरीन के पास में, वो किसके साथ में लेंगे, बोरोन के पास में जो रिक्त पी कक्षक है उसके साथ में। हाँ, तो क्या लिख दोगे कि इलेक्ट्रॉन बोरोन के, किसके, बोरोन के रिक्त पी कक्षक, कक्षक का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल, क्या हो गया, ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, उसके साथ में क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग बना लेगा, कक्षक के साथ में पश्च बंध, मतलब हिंदी में क्या बोल दोगे, बैक बॉन्डिंग हो पश्च बंध या बंधन, क्या बोल दोगे, पश्च बंधन, मतलब बैक बॉन्डिंग बना लेगा, है ना। पश्च बंधन को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बना लेता है, कक्षक के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। अगर बैक बॉन्डिंग बना लेगा तो BF3 का जो अम्लीय गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो BF3 का क्या हो गया, अम्लीय गुण, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। BF3 का अम्लीय गुण कम हो जाता है। आगे कहानी समझ में, यहां तक समझ में आ गई तो उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो, अगर यहां तक समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। किसकी तरफ, एल्यूमिनियम की तरफ। बोरोन का काम क्या हो गया, कंप्लीट, छाप लिया, चले आगे। चलो, अपने पास में AlCl3 होता है, वो क्या करता है, डाइमर के रूप में होता है। डाइमर कौन सा, Al2Cl6, कौन सा, जो हमारे AlCl3 होता है वो द्विलक बनाता है, डाइमर बनाता है, कौन सा, Al2Cl6 बनाता है। क्यों बनाता है, देखो, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है उसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अभी मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें, लास्ट के अंदर 6, सॉरी 3, तो इसका इनकम्प्लीट रहता है। बॉन्ड कितने बनाता है, 3, तो इलेक्ट्रॉन टोटल मिलाके कितने होते हैं, 6, लेकिन इनकम्प्लीट हो गया ना अष्टक, जैसे पीछे वाले बोरोन में बताया मैंने आपको। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये हेलोजन के साथ में सेतुबंध, सेतुबंध का मतलब होता है ब्रिज, मतलब जोड़ लेगा, उसके साथ में बंध बना लेगा। तो क्या करेगा, ब्रिज बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ में, हेलोजन के साथ में एल्यूमिनियम सेतुबंध बना लेगा, ब्रिज बॉन्ड बना लेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत बार है, डायरेक्ट सीधा का सीधा नीट के अंदर। तो लिखो, इसको छाप लिया, ये कर दे, चलो। हाँ, हाँ लिखो एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो एल्यूमिनियम में सबसे पहले किसकी बात कर लेंगे, AlCl3 की। किसकी, AlCl3 क्या बना लेता है, द्विलक। क्या बनाता है बच्चों, द्विलक का मतलब क्या हो गया, डाइमर बनाता है। ये डाइमर बना लेगा, और डाइमर कौन सा बनाता है, डाइमर बनाता है, कौन सा डाइमर बनाता है, अपने Al2Cl6 बनाता है। क्या बनाता है, Al2Cl6 बना लेता है, Al2Cl6 बना लेता है। ये बना लेगा डाइमर, क्या बना लेगा,
डाइमर बना लेगा। इंपॉर्टेंट बात है, Al2Cl6 के रूप में बना लेगा। अब जो हमारा एल्यूमिनियम है क्यों बनाता है, डाइमर बनाता है। डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि डाइमर बनाता है, रीजन क्या है, इनकम्प्लीट है, क्या इसका, ऑक्टेट, अष्टक, क्योंकि अष्टक अपूर्ण होता है। क्यों बनाता है, अष्टक अपूर्ण होता है, अतः अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, डायमर बना लेगा। तो यहाँ पे इसको पूरा बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे क्या होगा ये अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हेलोजन के साथ में क्या बना लेगा, उसके बाद में सेतुबंध। यहाँ पे क्या बनेगा इसके बीच में, अगर ये मतलब डायमर बनाएगा तो हेलोजन के साथ में क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होगा, हेलोजन ही तो है अपने क्लोरीन, Cl क्या है, हेलोजनित है। Cl के साथ क्या बनाएगा, सेतुबंध, सेतुबंध को क्या बोल दोगे आप, ब्रिज बोल दोगे, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज जैसे सेतु जोड़ने का ही तो काम करता है। आपने नाम सुना होगा राम सेतुबंध, है ना, राम सेतु पुलिया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज बॉन्ड हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन कर देगा। अब कैसे करेगा, सारा का सारा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आप उतार लो, उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके काम में लेता हूँ। हाँ, एल्यूमिनियम है अपने, देखो बनाने का तरीका बता दूं, इधर बना देता हूँ, है ना, इरेज नहीं करना पड़ेगा। एक एल्यूमिनियम बनाओ, क्या बनाओ, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, इधर और इधर, इधर भी Cl जोड़ दो, इधर भी Cl जोड़ दो, एकदम सिंपल है। आगे कार्य समझ में, सेम टू सेम ऐसा एल्यूमिनियम इधर बनाओ, क्या बनाओ, सेम टू सेम एल्यूमिनियम इधर बनाओ, इसके भी Cl एक इधर जोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो, इतना काम कर दोगे। उसके बाद में मैं एक मार्कर और लाता हूँ, है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब देखो, क्या देखो, अब एक Cl होता है, दो दो तो हो गए ना सबके पास में, अब एक एक Cl है, उसकी बात और करते हैं। देखो एक Cl इसका लगा दो और एक Cl इसका लगा दो, दोनों की Cl एक एक और लगा दो। जैसे कि एक Cl तो ये हो गया, दूसरा इधर कौन सा हो जाएगा, इसके वाला हो जाएगा, ये Cl तो हो गए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एक Cl जैसे ये वाला Cl है, ये तो इसके साथ में बंध बना लेगा, किसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, आ गई कहानी समझ में। और ये वाला है, ये किसके साथ में, इसके साथ में बंध बना लेगा, यस या नो। और ये जो बंध बनाया इसी को क्या बोल दोगे, सेतु बंध, क्या बोल दोगे, ब्रिज बॉन्ड बोल दोगे। ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ब्रिज बॉन्ड, क्या है, ब्रिज बॉन्ड, सेतु बंध, क्या है बच्चों, ये सेतु बंध। यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो अब मैं देखो थोड़ा सा आपको और भी बता दूं आगे, क्या बता दूं आगे, इसकी लंबाई वगैरह कितनी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि ये वाले जो Cl है, इधर ये और इधर ये और ये चारों, इनकी जो लेंथ होती है वो 206 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 206 पिकोमीटर। और ये जो सेतुबंध बना है, ये वाला यहाँ से लेके ये और ये, इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी हो जाएगी, 221 पिकोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, 221 पिकोमीटर। ये ज्यादा लंबा होता है कंपेरेटिवली जब अपने मैन जैसे ऐसे बॉन्ड है उसकी तुलना में, 221 पिकोमीटर। अब उसके बाद में देखो, आपको बॉन्ड वगैरह कोई नहीं पूछेगा, ये लेंथ तो पूछ लेगा इसकी बॉन्ड की लेंथ तो, लेकिन जो अपने एंगल है उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। लेंथ पूछ सकता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो सेतुबंध जो मैंने रेड लाइन से आपको दिखा दिया है, ये वाला है। हाँ, अब देखो बॉन्ड वगैरह और बता दूं इसके अंदर में कौन सा क्या है। ये वाला बॉन्ड है, ये रेड से नहीं दिखेगा आपको, ब्लैक ही यूज करते हैं। हाँ, ये वाला 110 डिग्री का है, सेंटीग्रेड नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। ये कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा, 79 का, कितनी 9, 79 का। सेम टू सेम ये भी 79 का है, बाकी से आपको कोई लेना देना है नहीं। अगर ये 79 है तो ये कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। कितना बच्चों, 118। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। सेम ये भी 118 डिग्री का ही है, ये भी कितना है, 79 का ही है। टोटल आप देखते हो तो 360 का होता है क्या, बताना। तो ये अपने किसका निर्माण हो गया, AlCl3 है, इसका द्विलक हो गया। AlCl3 का ये क्या है, द्विलक। AlCl3 का क्या हो गया, डाइमर हो गया। द्विलक का मतलब डाइमर ऑफ AlCl3, और डाइमर किसकी फॉर्म में बनता है, Al2Cl6 के रूप में। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आज अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बता दूं, छोटी सी रह गई, अपने बोरोन का जो छोटा आकार है इसके कारण BCl3 का द्विलक नहीं बनता। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बताया मैंने, वो लाइन बताई थी ना लास्ट वाले, कि बोरोन है वो डाइमर नहीं बनाता।
द्विलक नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बोरोन का भी आकार छोटा था और फ्लोरीन है उसका भी आकार क्या था? छोटा था, साइज छोटी थी। इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बोरोन है वो अपने छोटे आकार के कारण क्या करता है? द्विलक नहीं बनाता। आगे कहानी समझ में क्या लिख दो? बोरोन के छोटे आकार के कारण बोरोन की साइज क्या आती है? छोटी। अगर साइज छोटी है तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएगी? ये डाइमर नहीं बनाता, अतः डाइमर नहीं बनाता। कौन? BF3। डाइमर कौन नहीं बनाता? BF3। अभी बात समझे, सॉरी BCl3, BF3 नहीं BCl3। क्या हो गई? BCl3। यहाँ पे क्लोरीन के साथ में चल ना। हाँ, BCl3 क्या करता है? डाइमर नहीं बनाता। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आज का टॉपिक अपन कंप्लीट करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।